पिछली बारी when we met on this topic, we ended with analytical reading and we said कि analytical reading ही actual reading है, और हमने ये भी उस दिन थ्रेड भी डिस्कस किया था और साबित करने की कोशिश की थी कि most of us we end up at inspectional reading, which is not reading proper. रीडिंग एक्चुअली एनालिटिकल रीडिंग से स्टार्ट होती है. हमने देखा था कि 4 सवालों में से 2 सवाल, व्हाट ऑफ इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड सेकंड कि कौन से सवाल थे जो ऑथर आंसर कर पाया, इज़ ही राइट, इज़ ही रॉन्ग, द पॉइंट ऑफ मेकिंग एन ओपिनियन अबाउट द राइटर. ये सिर्फ एनालिटिकल रीडिंग के बाद हो सकता है. हमने एनालिटिकल रीडिंग को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया था. हमने पहले स्टेज के बारे में बात की थी और कहा था कि यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ बुक यू आर रीडिंग, और हमने ये कहा था कि ये एलिमेंट्री और इंस्पेक्शनल रीडिंग में आपको पता चल गई होगी. समटाइम्स द टेक्स्ट, अ नॉवेल इज़ नॉट एक्चुअली अ स्टोरी, इट्स एक्चुअली टीचिंग यू फिलॉसफी और इट्स एक्चुअली टीचिंग यू साइकोलॉजी. हमने और एक बात की थी कि यू शुड बी एबल टू नो द यूनिटी ऑफ द बुक. You should be able to sum up in a sentence or 2 or 3 कि ये बुक है किसके बारे में. We give the example of Odyssey, how Aristotle has summarized Odyssey in like 3 lines. फिर हमने उसके बाद बात की थी कि how to deeply understand a book, how do you have to set forth major parts. देखो, बुक पढ़ना इज़ नॉट हर एक वर्ड को आपने एक बार अपने लफ्ज़ों में बोल दिया कि you converted their ink into sound. That's not reading. रीडिंग प्रॉपर वो नहीं होती. रीडिंग इज़ एनालिसिस एक्चुअली, कि आपके सामने जो टेक्स्ट है आप उसको एनालाइज कर रहे हैं. सो इसलिए प्रॉपर रीडिंग स्टार्ट्स व्हेन यू एंड द फर्स्ट काइंड ऑफ रीडिंग. जब आपने किताब ख़त्म की कवर टू कवर पढ़ना, जिसको नॉर्मली हम पढ़ना कहते हैं, कि आपने एक बार हर एक वर्ड मुँह से बोला किताब का, जब आप एंड पे पहुंचे अब आपकी पढ़ाई शुरू होगी उस किताब की. हमने चौथा रूल उसके बारे में बात की थी कि कौन से सवालात थे जो ऑथर एड्रेस करना चाहता था. ये सारे अब आपको पता होने चाहिए. दैट्स वेयर वी एंडेड द प्रीवियस सेशन. आज उसको आगे कंटिन्यू करते हैं. देखिए, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय नाउ इज़ कि हमको किताब के बारे में उसका स्ट्रक्चर अब पता है हमको अच्छे से. वी नो द स्ट्रक्चर, वी नो ऑल द थीम्स इन्वॉल्व इन इट, क्या क्या चीज़ों को ये एड्रेस कर रही है बुक, ये सब अब हमको डिटेल में पता है. सो नाउ वी आर एट द सेकेंड लेवल ऑफ एनालिटिकल रीडिंग. नाउ सी अगेन आई एम सेइंग दीज आर क्यूमुलेटिव. व्हाट दैट मीन्स इज कि ये एक बार करके फिर बुक को बंद करके दोबारा दूसरा स्टेज नहीं करना है. ये सब साइमल्टेनियसली हो सकता है, लेकिन फॉर अस हियर वी मे टेक 2 रीडिंग्स ऑफ द बुक. और पहली रीडिंग हमारी एलिमेंट्री इंस्पेक्शनल होगी, जिसमें हम एलिमेंट्री को भी कवर करेंगे, और दूसरा हमारा एनालिटिकल रीडिंग होगा, जिसमें हम ये दोनों स्टेज को एक ही में कवर करेंगे. हम सब लोग कर सकते हैं, आई एम अज्यूमिंग दैट. बट इफ़ यू आर नॉट, लेट यू टेक 3 रीडिंग्स ऑफ द टेक्स्ट, दैट्स ओके, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस जस्ट टू नो दैट आई हैव रेड दिस बुक विदाउट नोइंग व्हाट वाज इन द बुक. इट मेक्स नो सेंस. यू हैव योर ओन सेल्फ टू इम्प्रेस. तो अगर आपको खुद पता है कि ये बुक पढ़ने के बाद आपने कुछ पढ़ा नहीं, अगर आपको दूसरे को बताने के लिए कहना है कि मैंने ये बुक पढ़ी है, तो देयर इज़ अ गुड टेक्निक यू कैन डू. यू कैन टेक ए पेंसिल, यू कैन ओपन रैंडम पेजेस एंड यू कैन प्रेस इट थोड़ा सा, सो दैट इट क्रिएट्स दैट फीलिंग दैट दिस बुक हैज़ बीन ओपन्ड, एंड यू कैन हियर एंड देयर अंडरलाइन, एंड ट्रस्ट मी, एनीवन हु टेक्स दैट बुक वुड अंडरस्टैंड यू हैव रेड इट. So that's a better thing to do. Do not waste your time on it. But the real purpose of reading is to understand. So it might take me 2 readings, Mukit 1 reading, you 3 readings. That's totally fine. It's okay. But read the book till you understand it. Now one more thing you can do is, at the second level of analytical reading, you have to find the most important words, and through them you have to come in terms with the author. Now this is very important. इसके 2 aspects हैं. पहले तो फाइंडिंग is simply dealing with the language. कि ऑथर ने जो ये लिखा है, कभी कभार कोई टर्म बहुत रिपीट होगी. जैसे if you take Plato, the word idea would be repeated like 1,000,000 times. If you take Berkeley, the word spirit would be repeated like 1,000,000 times. If you take
John Stuart Mill, the word, or Jeremy Bentham, the word utilitarianism would like repeat a million times. If you take Quran, the word Qiyamah, the word Allah, the word Rahman, these would repeat like a million times. So you have to find these important words, and second, you have to come in terms with those words. What does that mean? That means you have to understand in which sense are these words used. You have to determine their meaning and how the author uses them, not how you use them. Now this is very important, because contrary to what you think that language is for communication of ideas, the truth is that at times language becomes a barrier to communication, because you are not coming in terms with each other. आपको नहीं पता दूसरा इस वर्ड को किस कंटेक्स्ट में यूज करता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि you come in terms with the author. Now once you do that, once you come in terms with the author, second thing happens, you begin to understand it as well. देखिए, if words had only one meaning, तब तो कोई मसला था ही नहीं. थोड़ा सा मसला तब भी था, बट by and large कोई मसला नहीं था. But we know words for sure have different meanings. So that's why it becomes even more important that we understand in which context is the word being used by the author of the book. Now what are these important terms? पहले तो the important terms are, ये सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं. दूसरा, ये मेन थीम के रिलेटेड होते हैं. जैसे टाइटल ऑफ द चैप्टर, टाइटल में जो वर्ड्स हैं वो मेन वर्ड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंड द प्रपोजिशंस एटसेट्रा, नो, टॉकिंग अबाउट द मेन वर्ड्स. वो वर्ड्स जहाँ पे उसके रिलेटेड वर्ड्स टेक्स्ट में यूज हो रहे हैं, दे आर योर इंपॉर्टेंट वर्ड्स. You will come to know the important terms only when you understand a paragraph. If you do not come to understand the paragraph, you would not even understand the important terms. Also, you have to understand some words are important for you, they are not important for author. Some words are important for you, they are not important for me. What are these words? These words are which you fail to understand. Batuta understood them, but Shakir failed to understand that word. For Shakir, it's an important word. Now, why are these words important? You might say, you might ask कि ऐसा क्या है कि मुझे नहीं पता, but it's a common word. Understand, जो बेसिक हमने बात की थी बुक पढ़ने का, बुक क्यों पढ़ते हैं? बुक पढ़ते हैं कि एक अजम्पशन लेकर कि ऑथर की अंडरस्टैंडिंग मुझसे ज़्यादा है, ऑथर की अंडरस्टैंडिंग मुझसे ज़्यादा है और मुझे इस गैप को कवर करना है. एट द एंड ऑफ इट आई अंडरस्टैंड मोर. Now you did not know this word. If you do not know the word, you cannot think the word, and you cannot think of its meaning as well. So you did not have that idea in your mind before this, and now you have it. So it's an important word for you. थोड़ा सा gap कम हो गया. So that's why you want to know the meanings of important words. And again, they might be ordinary words, but you don't know its meaning. So for you, it becomes an important word. I know it through practice. You would also realize that most of the time these words are actually the important words. Technical terms किसी भी फील्ड की बहुत important है. आपने बर्कले पढ़ा और स्प्रिट नहीं समझ आया, क्या बर्कले पढ़ा? आपने प्लेटो पढ़ा, आइडिया नहीं समझ आया, क्या प्लेटो पढ़ा? तो ये ज़रूरी है समझना टेक्निकल टर्म्स. अगेन, इसमें भी ये भी समझना है कि what is an ordinary term for you might be a technical term for the book. यही दो वर्ड्स फिर से लेते हैं. स्प्रिट हमारे में तो ऑर्डिनरी वर्ड है, लेकिन बर्कले के लिए ऑर्डिनरी नहीं है. वैसे ही आइडिया हमारे लिए ऑर्डिनरी वर्ड है, लेकिन प्लेटो के लिए ऑर्डिनरी वर्ड नहीं है, टेक्निकल टर्म है. दिस टर्म इज टेक्निकल टर्म फॉर बर्कले. दैट मीन्स ही यूजेस इट इन अ स्पेशल सेंस एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट टर्म फॉर हिम. ये पहली चीज़ है. दूसरा, इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस को डिस्कवर करना, प्रपोजिशंस को डिस्कवर करना. प्रपोजिशन क्या होता है? प्रपोजिशन एक डिक्लेरेशन होती है. राम इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ प्रपोजिशन. इसमें ऑथर की जजमेंट होती है किसी चीज़ को लेकर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस होते हैं टेक्स्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट. इसमें वो या तो कुछ अफर्म कर रहा होता है या तो कुछ डिनाई कर रहा होता है. सभी सेंटेंसेस प्रपोजिशनल नहीं होंगे, कुछ सेंटेंसेस इंटरोगेटिव होंगे, एक्सक्लेमेटरी होंगे. इसीलिए ग्रामर भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी बुक को समझने के लिए. बट अगेन, डो नॉट थिंक इट्स समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू डू.
No, it's not. The technical understanding of grammar happens in classroom, but superficial understanding of grammar exists with everyone. Why? Because you don't learn language from grammar. Grammar is taken from language. It's the other way around. जैसे आप कश्मीरी बोलते होंगे, आपको कश्मीरी ग्रामर ना पता हो, ये बॉल बारी है, you do not know the grammar of this language उर्दू, तो तब भी आप समझ जाओगे कि ये डिक्लेयर कर रहा है कुछ. If you understand the word declare, ये उस चीज़ के बारे में कुछ बोल रहा है. Can you give me the ball? और what is the capital of India? अब ये जो ये सवाल है, ये आप without even knowing grammar you can tell me कि ये questions थे. That's an interrogative sentence. तो you know these things. You do not need to worry कि अब मुझे grammar भी पढ़ना है. Yes, you should, but for practical purposes it can be avoided for a while. You have to know the propositions, and not every sentence would be a proposition. Some sentences are simply they are asking questions, and propositional statements they are answers to these questions. Also, sometimes a single sentence might have more than one proposition. Important sentences are those which require an effort for interpretation. आपको रुक के उसको समझने की ज़रूरत पड़ रही है, ये important sentence है. आपको वो पढ़ के you should be able to realize कि you understand just enough of it, but you are not able to make the complete sense of it or the best sense of it. ये वो sentences है जो आप थोड़ा slowly पढ़ते हैं, जो आप carefully पढ़ते हैं बाकी text से. ये sentences ऑथर के लिए शायद इम्पोर्टेंट ना हो, सुल काक के लिए शायद इम्पोर्टेंट ना हो, आपके लिए है. फिर से वही रूल जो पिछली बार हमने देखा. अगर आपने इम्पोर्टेंट टर्म्स और इम्पोर्टेंट वर्ड्स मार्क किए हैं, देन यू हैव योर इम्पोर्टेंट सेंटेंस एज वेल. वेरी इजी. द सेंटेंस दैट कंटेन्स इम्पोर्टेंट वर्ड्स इज एन इम्पोर्टेंट सेंटेंस. एंड अगेन, हमने यूनिटी ऑफ बुक अभी हमको पता है कि मेन कंटेंशन इस किताब का क्या है. Important sentences always belong to the main argument of the book. You have to relate it how it is related to the main argument of the book. They can either be premises or conclusions. मैं आपको फिर से कहता हूँ कि मेरे ब्लॉग पे मैंने इसका प्रैक्टिकल वो लिखा है, इस्लामिक क्रॉसरोड्स का समरी यूजिंग दिस टेक्निक. तो आप उसको एक बार देख लें फिर से. देखिए, प्रपोजिशनल सेंटेंस को डिस्कवर करना एक ग्रामेटिकल एक्सरसाइज नहीं है या अंडरस्टैंडिंग की एक्सरसाइज है. कहने का मतलब कि आपने एक पेज पे बता दिया कि ये और ये प्रपोजिशनल सेंटेंस है. नो, दिस इज़ नॉट नीडेड ऑफ यू. व्हाट इज़ नीडेड ऑफ यू, यू अंडरस्टैंड वेयर आर द जजमेंट्स. क्या क्या जजमेंट्स थी. हाउ डू यू नो, हैव यू अंडरस्टूड अ पर्टिकुलर सेंटेंस और अ पर्टिकुलर पैराग्राफ. अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने प्रपोजिशनल सेंटेंस को वंस यू हैव आइडेंटिफाइड इट, हैव यू अंडरस्टूड इट. द बेस्ट वे इज stating a proposition in your own words. This is the best way of knowing whether you understand it or not. You should be able to say the same thing the author said in your own words. और इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है ट्रांसलेट. क्योंकि ट्रांसलेट करने में दो चीज़ें होती हैं. देखिए, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग ट्रांसलेशन. आपका इनपुट मान लीजिए इंग्लिश में है, जैसे अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ ये इंग्लिश में है, और फिर जब आप बोल रहे हैं वो आप उर्दू में बोल रहे हैं या हिंदी, कश्मीरी, पुश्तो, अरेबिक, जो भी लैंग्वेज. ये इंग्लिश से उर्दू में हम मान रहे हैं कि बिल्कुल परफेक्ट ट्रांसलेशन हो गई. ये इंग्लिश से उर्दू में हुआ कहाँ पे ट्रांसलेट? व्हाट लिंक्ड दिस इंग्लिश टू उर्दू? इट इज़ समथिंग दैट हैपेंड इनसाइड योर माइंड, विच इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ यू वुड हैव अंडरस्टूड इट. क्योंकि ये दो डिफरेंट चीज़ों को आपस में लिंक करना है. सो आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश को अपने माइंड में डालना पड़ेगा, उस माइंड को आउटपुट में डालना पड़ेगा इन उर्दू और वट एवर लैंग्वेज. सो इट्स योर माइंड विच डिड द वर्क ऑफ कन्वर्शन, एंड इट कैन डू द कन्वर्शन ओनली व्हेन इट इज़ इन योर माइंड. दैट मीन्स अगर आप उसको समझ गए हैं. अगर आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते, आप उसको नहीं समझ पाए. ट्रांसलेशन वर्बल रेप्लिका नहीं होगी. वर्बल रेप्लिका होगी तो फिर से बहुत कम पता चलेगा कि आप समझे हैं कि नहीं. इट शुड बी फेथफुल नॉट टू वर्ड्स बट टू द आइडिया. I'll give you an example and every one of you participate in this. Nothing acts except what is actual. ये सेंटेंस है. इससे आपको पता चलेगा आप इस सेंटेंस को समझ पा रहे हैं कि नहीं. इसको ट्रांसलेट करके वापस भेजें
इन अदर लैंग्वेज जो मैं समझूँ, उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, और इंग्लिश में ही इसको डिफरेंट वर्ड्स में बताएं। इससे ये आपको पता चलेगा व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। बट डू ट्राई इट, इवन इफ यू आर नॉट श्योर, बट डू ट्राई इट। आपको पता चलेगा, ट्रांसलेशन से क्लियर हो जाता है कि आप इसको समझे कि नहीं। अदरवाइज ये पढ़ के यू वुड बी लाइक ओके आई गॉट इट। Okay, I'll tell you what was he trying to say, whosoever used this sentence, and then you ask yourself whether you also understood the same thing. और same thing का मतलब बिल्कुल exactly ये नहीं है, similar भी हो सकता है। इस sentence से हमको ये पता चलता है कि whatever doesn't exist cannot act, cannot do anything. So nothing acts except what is actual. Now this should tell you कि आप इस sentence को समझते थे अगर आप ऐसे ही translate किए, आपने words में डाले। और अगर आप वो नहीं कर पाए, यू वुड हैव रियलाइज कि आप इसको समझ भी नहीं पाए थे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग एबल टू ट्रांसलेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगेन द क्वेश्चन, डू यू एक्चुअली हैव टू सिट एंड ट्रांसलेट? आई वुड से येस, आई वुड रियली से येस। आई हैव डन इट फॉर आई थिंक 7 years ऑफ माई लाइफ। मैं बुक्स को ट्रांसलेट करता था, तब मैं छोटा था, बट मैं ऐसे ही पढ़ा हूँ। आई यूज्ड टू ट्रांसलेट माई इंग्लिश टेक्स्ट्स, माई साइंस टेक्स्ट्स एंड ऑल। यू शुड डू दैट, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि इफ़ यू आर ऑलरेडी एबल टू डू इट। सो इफ़ यू आर ऑलरेडी स्किल्ड, you don't need to learn the skill, right? I did not have this skill and I acquired it through this. But if you are able to understand the text, it's okay. The next best thing is you can do it अपने दिमाग में। आपने एक सेंटेंस पढ़ा, रुक गए, खुद से बोला, अच्छा, नथिंग एक्ट्स एक्सेप्ट व्हाट इज एक्चुअल। कोई चीज़ एक्ट नहीं करती सिवाय उन चीज़ों के जो हैं। ओके, ही इज़ ट्राइंग टू से कि किसी चीज़ के एक्ट करने के लिए उसका होना ज़रूरी है। ओके, आई गॉट। आगे बढ़ना, यू कैन डू इट वर्बली। आप इसको वर्बली कर सकते हैं, आप इसको अपने माइंड में कर सकते हैं, बट डू इट। जब कोई टफ टेक्स्ट आपके सामने हो, रियली डू इट। आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिले, आपको इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस मिले। अब एक पैराग्राफ है जिसमें इंपॉर्टेंट 4 सेंटेंसेस है, ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। सो फाइंड इफ यू कैन द पैराग्राफ्स इन द बुक जो उसके मेन आर्ग्यूमेंट सम अप करते हैं। बहुत सारी किताबों में आपको ये ईजिली मिल जाएंगे, लेकिन काफ़ी सारी किताबों में और काफ़ी सारे राइटर्स के राइटअप्स में कि आप किसी पैराग्राफ को बोल के ये कहें कि ये वाला पैराग्राफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें सब कुछ सम अप है। बहुत सारे ऑथर्स का नहीं मिलेगा। तो तब क्या करना है आपने जब आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे? देन से फॉर एग्जाम्पल दिस पैराग्राफ इज दिस वन इम्पॉर्टेंट लाइन, यू अंडरलाइन दैट लाइन और उसके बगल में यू राइट 1। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है, उसका नेक्स्ट प्रोपोजिशन वो चौथे पैराग्राफ में है, उसकी छठी लाइन, तो छठी लाइन को यू विल अंडरलाइन और उसके बगल में यू विल राइट 2। तो ये करने का तरीका क्या है कि यू मार्क पैराग्राफ्स, you mark numbers, you underline the important sentence, you cross reference. This is very very important. I cannot emphasize it more. पहले तो आपको ये पता चलेगा what's an argument less paragraph, जिसमें सिर्फ एविडेंस होगी या जिसमें सिर्फ एग्जाम्पल्स होंगे, जिसमें सिर्फ डेटा और स्टेटिस्टिक्स होगा टू सपोर्ट द मेन आर्ग्यूमेंट। वो आप स्किप कर सकते हो, यू कैन लाइक स्किम थ्रू इट। जो प्रपोजिशंस है उसको आप मार्क करेंगे 1 2 3। इससे बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक बुरी किताब, बैडली रिटन बुक, ए प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट वुड ऑलवेज स्किप अ फ्यू स्टेप्स। उसने पहला आर्ग्यूमेंट बताया, उसने तीसरा आर्ग्यूमेंट बताया, उसने दूसरा बताया ही नहीं, द लिंक बिटवीन 1 and 2। ये आपको तब पता चलेगा जब आप उसको 1 और 3 को सेपरेटली बुक से अलग करके पढ़ पाएँ। Then once you have done that, you will find next thing कि ऑथर ने जितने भी सवालात रेज किए, what are his solutions to it, and then you would try to determine whether he was able to solve the problems he put forward, which problems he was able to solve, which he wasn't. जब आपने इतना प्रोसेस किया, you have reasonably understood the book. You can be sure to a reasonable level कि you have understood the book.